नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ निकिता सजवान ममगई। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। पिथौरागढ़ वासियों को सीएम धामी ने दी सौगात। 45 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कैलाश उत्सव कार्यक्रम में लिया भाग। चंपावत मामले को लेकर बीजेपी करवाएगी कांग्रेस पर एफआईआर। दीप्ति रावत बोली, विपक्ष ने की कोशिश बीजेपी की छवि हो खराब। बीजेपी के आरोपों पर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का पलटवार। बोली, चंपावत मामले को दबा रही बीजेपी, नाबालिग के पिता से क्यों नहीं करने दी मुलाकात। और टिहरी के गेवाली गांव में दिखा आकाशीय बिजली का प्रकोप। 50 से ज्यादा पशुओं की हुई मौत, 2 महिलाएं भी झुलसी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं केदारनाथ की खबर के साथ। शुक्रवार को सीएम धामी ने केदारनाथ धाम परिसर में स्वामी विवेकानंद अस्पताल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को भव्य और दिव्य बनाना सरकार का लक्ष्य है और नवनिर्मित अस्पताल केदारनाथ धाम में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में अहम भूमिका निभाएगा। शुरू हुआ ये प्रयास आज सुपर स्पेशलिटी केयर अस्पतालों की श्रृंखला के रूप में देश के सामने एक आज आदर्श उदाहरण बन जाएगा। ये सोसाइटी जिस प्रकार दुर्गम क्षेत्रों में आज स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रही है, वो हमारे संघ की सेवा परंपरा का एक सशक्त विस्तार है। आज इस संस्था के द्वारा देश में 15 से ज्यादा धर्मार्थ चिकित्सालयों का सफल संचालन हो रहा है। इसमें से 12 चिकित्सालय हमारे पवित्र धामों एवं अन्य दुर्गम क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं। पिथौरागढ़ पहुंचे सीएम धामी ने कैलाश उत्सव 2026 कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने 165 करोड़ से ज्यादा की 45 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करेगी। सीएम ने कहा कि आज भारत का युवा हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हमारी सरकार भी उत्तराखंड में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। साथियों, ये कार्यक्रम, इसका नाम कैलाश उत्सव दिया गया है। ये केवल मनोरंजन का मंच नहीं है, बल्कि ये हमारी समृद्ध और बड़ा अच्छा लग रहा था। अजय भाई, आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा कि जब मैं देख रहा था कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी परंपरागत जो वेशभूषा होती है उसमें पूरी लाइन में हेलीपैड से लेकर यहाँ तक खड़ी थी और हाथों में पुष्प लेकर हमारी संस्कृति की ध्वजवाहक बनकर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रही थी। सच में अद्भुत अद्भुत नजारा था। अपनी बेटियों को, बहनों को देखकर लग रहा था तो ये हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हमारी लोक परंपराएं और आध्यात्मिक चेतना को जीवंत बनाए रखने का एक बहुत सुंदर माध्यम है और इस उत्सव का नाम ही अपने आप में विशेष है। पश्चिम बंगाल में जीत हासिल कर इतिहास रचने वाली बीजेपी अब उत्तराखंड में भी बंगाल फॉर्मूला अपनाने वाली है। चुनाव से पहले बड़ी रैलियां और जनसभा से हटकर नुक्कड़ और मोहल्ला बैठकों पर अधिकतर फोकस करने वाली है। लेकिन सवाल है कि क्या बंगाल फॉर्मूला उत्तराखंड में कमाल दिखा पाएगा? रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल जैसा फॉर्मूला उत्तराखंड में लागू। उत्तराखंड में क्या चलेगा बीजेपी का बंगाल वाला जादू? बड़ी रैलियों की जगह नुक्कड़ बैठकों पर होगा फोकस। बंगाल वाले फॉर्मूले से मिलेगा सक्सेस। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही उत्तराखंड में बंगाल मॉडल को धरातल पर उतारने का काम किया है। बीजेपी उत्तराखंड में बड़ी जनसभाओं से ज्यादा छोटी छोटी बैठकें और नुक्कड़ नाटक करने का फैसला कर चुकी है, क्योंकि नुक्कड़ नाटक में समय और संसाधन कम इस्तेमाल होता है और प्रभाव, चर्चा ज्यादा होती है। इसीलिए बीजेपी इस फॉर्मूले को उत्तराखंड में समय रहते उतारना चाहती है। पार्टी संगठन की तरफ से इसके लिए कार्यक्रम तैयार किए जाने की रूपरेखा बननी शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री की माने तो चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस करना शुरू कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो और कम समय में चुनाव की तैयारी की जा सके।
बीजेपी प्रदेश महामंत्री के मुताबिक चाहे पन्ना प्रमुख का कार्य हो या महत्वपूर्ण बैठकें हो, सभी तय समय पर होगी और उसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी। देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड विजय प्राप्त हुई है, उस विजय के पीछे ये कारण है कि वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बरसों से एक लंबे परिश्रम की प्रकाष्ठा को करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ जो माइक्रो मैनेजमेंट वहाँ पर हो सकता है, वहाँ पर छोटी छोटी बैठकें हों और हमारे जो बूथ की संरचना है, बूथ कमेटी को बनाने से लेकर बूथ कमेटी के सभी हमारे सदस्यों को सक्रिय करने तक और यहाँ तक कि पन्ना प्रमुख की जो संरचना वहाँ पर उन्होंने लागू किया था। निश्चित रूप से उत्तराखंड में हम पहले से भी इसको करते आ रहे हैं। आज हम पश्चिम बंगाल की जीत से और अधिक प्रभावित होकर के हमारी जो पन्ना प्रमुख की संरचना है, उस संरचना को और अधिक सुदृढ़ करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने जो प्रथम सप्ताह है माह का, उसमें मंडलों की बैठकों का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। दूसरे सप्ताह पर हम लोग जिले की बैठकों का आयोजन करेंगे। तीसरे सप्ताह पर माह के हम लोग प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठने का हमने क्रम बनाया है और इसके साथ साथ प्रत्येक 2 माह में भारतीय जनता पार्टी की एक कोर ग्रुप की बैठक होगी। वहीं बीजेपी का दावा है कि उत्तराखंड चुनाव में पार्टी की तैयारी बंगाल से भी बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की तरह विषम परिस्थितियाँ नहीं है, बल्कि अनुकूल माहौल है और सरकार ने भी जनहित के लिए बेहतर काम किया है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस चुनाव में 57 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर उससे भी बड़ा बहुमत बीजेपी को मिलेगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय प्राप्त हुई है और उसकी अगर हम तुलना उत्तराखंड से करें तो उत्तराखंड में अनेक अनुकूलताएं हैं। यहाँ पर हमारी पहले ही सरकार रही है, आज भी हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, हमारे निकायों में अधिकांश मेयर हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, पंचायत के अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो यहाँ पर काम करने की अनुकूलता है। हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय इस उत्तराखंड में लिए हैं और संगठन की संरचना भी पहले से मजबूत है और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो 57 तक हम पहले पहुँचे थे, उस 57 के रिकॉर्ड को भारतीय जनता पार्टी 2027 में निश्चित रूप से तोड़ेगी। उससे आगे आकर के हमारी सीटें यहाँ पर विजयी होंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाने में सफल होगी। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में बीजेपी ने संगठन के भीतर अपना ऐसा माइक्रो मैनेजमेंट तैयार किया है जो चुनावी रणनीति पर अन्य दलों को धराशायी करने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि बीजेपी उस रणनीति का इस्तेमाल कब और कैसे करती है और इस रणनीति के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत हासिल कर हैट्रिक लगाने में कामयाब हो पाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के चंपावत गैंगरेप मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। पुलिस जांच में नाबालिग से गैंगरेप का मामला षड्यंत्र के तहत रची गई झूठी कहानी निकली। जांच के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी है। रिपोर्ट देखिए। झूठी निकली चंपावत गैंगरेप की वारदात, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा। षड्यंत्र के तहत रची गई थी झूठी कहानी, पूरा पलट गया मामला। उत्तराखंड के चंपावत से सामने आए गैंगरेप के मामले ने सबको झकझोर कर रख दिया था, लेकिन जांच के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया। जिस मामले को शुरुआत में एक गंभीर आपराधिक घटना के रूप में देखा जा रहा था, अब उसमें साजिश की आशंका जताई जा रही है। पुलिस की गहन जांच के बाद कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी है। पुलिस और मेडिकल जांच में ये पूरा मामला झूठा निकला है। पुलिस जांच के मुताबिक षड्यंत्र के तहत झूठी कहानी गढ़ी गई। मैटर सेंसिटिव था, जिसको तत्काल संज्ञान में हमारे द्वारा लिया गया। सीओ चंपावत के पर्यवेक्षण में एक एसआईटी दल का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया। आरएफएसएल रुद्रपुर द्वारा मौके पर साइंटिफिक तरीके से पूरे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई गई। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसका मेडिकल परीक्षण किया गया। उसके बाद पीड़िता का सीडब्ल्यूसी के समक्ष हमारे द्वारा काउंसलिंग कराई। एज ए रिजल्ट हमारे पास यह तथ्य आया कि जो घटनाक्रम पीड़िता के पिता द्वारा वर्णित किया गया है वह झूठा पाया गया और पूरा घटनाक्रम एक कूटरचित मनगढ़ंत षड्यंत्र के रूप में सामने आया। षड्यंत्रकारी कमल रावत द्वारा अपने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर के अपने एक पूर्व के प्रकरण में द्वेष भावना रखते हुए पूरे षड्यंत्र को रचा। उस पर शरीर पे किसी तरह के कोई निशान थे, रस्सी बांधने जो नोट के साइन आते हैं वो भी निशान नहीं थे और चेहरे से लेकर पैर तक किसी भी तरह के कोई किसी तरह चोट के निशान नहीं थे। राइट इस पे रिस्ट पर जरूर एक निशान था, लेकिन वो ब्लूज का वो 3 दिन पुराना था
3 दिन पुराना, उसका कलर के हिसाब से हम बता सकते हैं किस दिन का कितना है। तो वो ब्लूज था, वो 3 दिन पुराना, तो इससे कोई संबंध नहीं है। जांच में ये भी सामने आया कि घटना से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध है। पुलिस इन सभी व्यक्तियों से लगातार पूछताछ कर रही है और उनके बयानों की पुष्टि के लिए अन्य सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। जांच को हर एंगल से देखा जा रहा है ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके। वहीं पीड़िता के भाई ने भी वीडियो जारी कर कन्फेस किया है कि जो लेटर उसने पहले लिखा था वो भी कमल रावत की तरफ से ही लिखवाया गया था, क्योंकि उसे पहले मामले की सच्चाई की जानकारी नहीं थी। मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था कि मेरी बहन के साथ सच में गलत हुआ है। वो सब फोटोज देख के मुझे लग रहा था कि हाँ सच में गलत हुआ है। तो उस करके मैंने जो है एसपी साहब को एक फाइल भेज दी थी, जिसमें कमल रावत ने मेरे को वो मैसेज बना के भेजा था कि ऐसे ऐसे तू भेज दे। जैसा कि आपको पता ही है, कमल रावत 2-3 महीने से मेरे चाचा का वहाँ पे चंपावत में इलाज वगैरह करा रहे हैं, उनका ख्याल रख रहा है। तो मेरे दिमाग में 1% भी डाउट नहीं था कि ये ऐसा कर सकता है। बाद में जैसे कि फिर शाम रात को मेरी चाचा से बात हुई तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, पैसे लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। तो ऐसा फिर उन्होंने कमल रावत और संजना की सच्चाई बताई कि ये दोनों आपस में मिलके इन्होंने ड्रामा किया है। पुलिस की अब तक की जांच ये बताती है कि नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात षड्यंत्र के तहत बुनी गई झूठी कहानी थी, लेकिन ये क्यों किया गया और किस किस की संलिप्तता इसमें हो सकती है, इसकी गहनता से जांच पुलिस कर रही है। फिलहाल ये मामला जांच के अहम चरण में है और पुलिस जल्द ही पूरे प्रकरण का खुलासा करने का दावा कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने चंपावत मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी की छवि खराब करने का काम कर रही है, जबकि घटनास्थल पर कोई साक्ष्य नहीं मिले और विपक्ष ने गंदी राजनीति कर इस पूरे मामले को प्री प्लान किया। दीप्ति रावत ने कहा कि कांग्रेस ने झूठ फैलाने का काम किया, मामले में राजनीति कर बीजेपी की निंदा की गई, इसलिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि चंपावत में बीजेपी जिला अध्यक्ष इस पूरे मामले पर कांग्रेस के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। कांग्रेस लगातार अपनी विश्वसनीयता को खो रही है। इस तरीके के गलत और बेबुनियाद और मनगढ़ंत मुद्दे अगर वो बनाती है, षड्यंत्र रच रही है भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेताओं के, हमारे किसी के भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि जितनी सीटें उनके पास अभी आई थी उतनी 22 में उतनी भी नहीं उनको आने वाली। बिल्कुल यहाँ से सफाया उनका होने वाला है। जिस प्रकार से, क्योंकि आज कुमारी शैलजा यहाँ हैं, उनकी प्रभारी यहाँ हैं, तो मैं उनसे ही ये अनुरोध करूंगी कि वो ज़रूर संज्ञान लें कि इस प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी किस तरीके का काम कर रही है और आखिरकार जो गणेश गोदियाल हैं वो लगातार हमारे एक झूठे षड्यंत्र का हिस्सा क्यों बनते जा रहे हैं। आखिरकार कांग्रेस इस प्रदेश में एक सकारात्मक ऑपोजिशन का काम करेगा या इस तरीके के एक घटिया जो परपंच हैं उनको रचकर सत्ता में आना चाहता है। देहरादून में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंपावत मामले में बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। ज्योति रौतेला ने कहा कि बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप लगाना गलत है, क्योंकि बीजेपी नेता ने ही दूसरे नेता को फंसाने के लिए साजिश रची थी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इस केस को भी अंकिता हत्याकांड मामले की तरह दबाने की कोशिश हो रही है, तभी तो किसी को भी किशोरी के पिता से नहीं मिलने दिया गया, और अगर पिता ने फंसाने की साजिश की है तो उन्हें सजा होनी चाहिए, साथ ही बच्ची को बाल सुधार गृह भेजा जाना चाहिए। जो भी साजिशकर्ता का नाम भाजपा या मीडिया ले भी रहा है वो भाजपा का पूर्व मंडल अध्यक्ष कमल रावत है, जो कि एक बलात्कार के केस में ही जेल में रहा है। 11 महीने बाद उसे हाईकोर्ट से बेल हुई और पिछले साल 2026 में उससे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। तो पहला सवाल तो ये होता है कि एक बलात्कारी 1 साल के अंदर बाइज्जत बरी होके कैसे आ गया? पुलिस प्रशासन की क्या पैरवी थी? या वो बलात्कारी नहीं था, उसको गलत जेल में डाला, या वो जब बलात्कारी था तो उसको पुलिस की कमजोर पैरवी की वजह से वो बाहर आ गया। दूसरी बात की इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पुलिस ने क्यों उसके पिता से किसी को भी मिलने नहीं दिया। हम लोग भी गए थे, लेकिन हम लोगों को भी उन्होंने ये बोला कि आप उनकी सुरक्षा का मामला है। तो ये पीड़ित परिवार के फादर को नहीं मिलने दिया जाना, उनको 24 घंटे थाने में बिठा के रखना, जो स्टेटमेंट है 164 का और 183 का, वो दो दिन में 2 बार होना, वो सब क्यों हुआ? इस पे पुलिस को अपनी जो बात है उसको बताना चाहिए।
और चंपावत के बनबसा में राज्य स्तरीय जलागम परिषद के उपाध्यक्ष शंकर सिंह कोरंगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया है। शंकर सिंह कोरंगा का कहना है कि राज्य की सभी 70 सीटों पर बीजेपी 2027 चुनाव में जीत हासिल करेगी। वहीं चंपावत मामले में विपक्ष पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सरकार को बेवजह घेरने का मंसूबा पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब विपक्ष को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जो कल परसों एक घटना हुई, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से या अन्य दलों से कि भाई जब तक किसी चीज़ की पुष्टि नहीं होती है ऐसे अनर्गल आरोप ना लगाएं। अब कल की एक घटना हुई, एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को जिस प्रकार से पेश किया गया, एक बहुत ही आधारहीन और एक तुच्छ मानसिकता को कांग्रेस के लोगों की दिखाता है। मैं ये भी कहना चाहूँगा क्योंकि कल इस जिले के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने उसका पूरा घटना का पटाक्षेप किया, उसकी पूरी जानकारी दी और उसमें पूरी जांच आने के बाद जो नाबालिग लड़की थी उसने भी अपना बयान दर्ज किया और मजिस्ट्रेट के सामने उसने अपने बयान दर्ज किए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आकर के माहौल ख़राब करना, जैसे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष यहाँ आई हुई थी और कांग्रेस के जो लोग उस घटना को एक प्रकार से लीपापोती का काम कर रहे थे, एक तुच्छ मानसिकता घोषित होती है। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह भोजक का हल्द्वानी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक रैली में शामिल हुए। इस मौके पर विशाल सिंह भोजक ने युवाओं से संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी रखने की अपील की। वहां उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। पूरे उत्तराखंड के युवा साथियों के आशीर्वाद से, उत्तराखंड के युवा साथियों के सहयोग से इस यूथ कांग्रेस के चुनाव में हम विजय हुए हैं और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पहले भी हमने युवा कांग्रेस के माध्यम से युवाओं की आवाज़ को उठाया है, उसी प्रकार से पूरे प्रदेश के युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम युवा कांग्रेस करेगी। ये सरकार युवाओं के साथ छलावा करने में माहिर है, ये सरकार युवाओं को धोखा देने में माहिर है। तो इस सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ अपने युवाओं के हक की लड़ाई लड़ेगी। शुक्रवार को हल्द्वानी से आदि कैलाश यात्रा के लिए पहला दल रवाना हुआ। इस दल में कुल 20 तीर्थ यात्री हैं, जिसमें 13 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल हैं। बता दें कि यात्रा दल हल्द्वानी के PWD गेस्ट हाउस से कैंची धाम, चितई मंदिर और जागेश्वर धाम होते हुए पिथौरागढ़ के लिए रवाना होगा। वहीं अब तक आदि कैलाश यात्रा के लिए 102 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यात्रा मई से अक्टूबर महीने तक चलेगी। देखिए, आदि कैलाश स्टेट की बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, जो आज उसका प्रथम दल यहाँ से रवाना हो रहा है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर इनको रिसीव किया गया है। इनका औपचारिक स्वागत जो है भवाली में किया जाएगा। आज इस दल में 20 यात्री हैं। अभी तक आदि कैलाश यात्रा के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम के पास 102 यात्रियों का पंजीकरण हो चुका है और हमने 15 स्लॉट दिए हैं यात्रियों की सुविधा के लिए कि इसमें जिस भी स्लॉट में वो चाहें अपना बुकिंग और रिजर्वेशन करा सकते हैं। ये बीच में विभिन्न जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, साथ में जिनका धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्व है, कैंची धाम, गोलजू देवता, जागेश्वर धाम होते हुए ये आगे जाएंगे और रात्रि विश्राम इनका आगे जाके धारचूला में होता है। कब से कब तक चलेगी सर यात्रा? यात्रा अभी तो 15 स्लॉट हैं, उसके आगे भी स्लॉट खुलेंगे और यात्रियों की बुकिंग के आधार पर, जितने हमारे पास बुकिंग आती है उसी के आधार पर फाइनल दल का निर्धारण किया जाता है। रुड़की के भगवानपुर में औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों से केमिकल वाला पानी नालों में छोड़ने से सिरौना गांव के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। किसानों का आरोप है कि रात में छोड़े जा रहे जहरीले पानी से खेतों में खड़ी फसलें खराब हो रही हैं। ऐसे में कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों के सामने आर्थिकी का संकट खड़ा हो गया। वहीं मामले में प्रशासन और प्रदूषण विभाग ने जांच कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और पहले तो ये बना था कि भाई गाँव के जो निकासी है पानी है बरसात का, इनके इसलिए बनाता है कि भाई गांव में कोई दिक्कत ना हो और निकासी पानी नदी में चल जाएगी। पर इसमें कुछ फैक्ट्री वालों ने रात को पाइप दबा कर लगभग 1-1.5 साल पहले, और इसमें जो है कुछ रात को जो है क्या नाम ये इसमें केमिकल वगैरह छोड़ते हैं। अब ये किसानों को पहले ही पता था भाई गाँव का पानी आ रहा, इसमें जो अपने फसलों में दे दो। इन्होंने ये फसल जो है इस पानी को अपनी फसल में इस्तेमाल करा और फसल फूक गई। इस विषय का संज्ञान में लेते हुए तहसील की टीम और साथ में प्रदूषण और कृषि संयुक्त रूप से एक टीम गठित करते हुए उसमें जांच किया जाएगा कि इसका कारण क्या है और किस हिसाब से और कौन सा फैक्टर्स इन्वॉल्व है या इस चीज़ के ऊपर, और उसके बाद क्या कानून है उसका कानूनात्मक कार्रवाई किया जाएगा।
हरिद्वार में परिवहन विभाग ने विशेष सत्यापन अभियान चलाते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले 62 ई रिक्शाओं को सीज किया। अपर रोड क्षेत्र में एआरटीओ नेहा झा और निखिल शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। वहीं परिवहन विभाग ने साफ किया है कि जन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही सभी ई रिक्शा संचालकों को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति ने एक निर्णय लिया था कि जितने भी ई रिक्शाएं हमारे यहाँ संचालित हैं उनका ई रिक्शा का और ई रिक्शा वाहन चालकों का सत्यापन होगा और उनको रूट जनित जो है वो कलर कोडेड क्यूआर स्टिकर्स दिए जाएंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी वो मार्च में ख़त्म हो चुकी थी सत्यापन की और स्टिकर्स लगाने की, और उसके बाद से जो है हमने इसमें इन्फोर्समेंट की कार्यवाही शुरू करी है। अभी तक हम जो स्पेशल एक इन्फोर्समेंट ड्राइव कर रहे हैं उसमें लगभग 62 ई रिक्शा जो है वो सीज हो गई हैं कल से अभी तक, और ये जो ड्राइव है वो आगे भी चलती रहेगी। अभी तक हमारे लगभग टोटल 2000 ई रिक्शाओं का ही सत्यापन हुआ है, जबकि रजिस्टर्ड हमारे लगभग 12,000 ई रिक्शा हैं। देहरादून से गाजियाबाद जा रही नंदा देवी एक्सप्रेस से केदारनाथ यात्रा से लौट रही 29 साल की युवती लापता हो गई। वहीं जब मामले में जांच शुरू की गई तो लक्सर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी बंद मिले, जिन्हें लेकर परिजनों ने रेलवे प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाया है। फिलहाल महिला की तलाश में पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ लगातार सर्च अभियान चला रही है। उसका नाम प्रज्ञा सिंह है। वो लोग केदारनाथ से मेरे दीदी और जीजा ये दोनों सफर कर रहे थे और ये देहरादून से उन्होंने ट्रेन पकड़ी थी। देहरादून से रात में 11:30 बजे 10:30 बजे लोगों ने ट्रेन पकड़ी, वहाँ से चढ़े, हरिद्वार तक दोनों लोग जाग रहे थे, दीदी भी जिया जी भी। फिर उसके बाद जिया जी की झपकी लग गई। फिर जब वो सो के उठे मुजफ्फरनगर के आसपास, मेरठ के आसपास, तो उन्होंने देखा कि वो है नहीं। तो उन्होंने थोड़ा सोचा कि बाथरूम गई होगी। फिर वो उठे, उन्होंने चेक किया, बाथरूम में भी नहीं थी। फिर उन्होंने 4-5 बोगियों में अलग अलग जगह चेक किया, कहीं पे भी नहीं थी। लोगों को उठा के पूछा, लोगों से कोई आता पता नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद हम लोग उतरे गाजियाबाद में, वो उतरे, वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट करने की कोशिश की, बट वहाँ से कोई उनको सपोर्ट नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। बोला गया कि आप मुजफ्फरनगर, जहाँ पे आपको सबसे पहले पता चला कि कुछ गायब है, आप वहाँ पे जाइए। मुजफ्फरनगर गए, वहाँ पे भी दिन भर बिठा के रखा, कोई कंप्लेंट नहीं ली गई, कुछ भी नहीं पता चला। जैसे तैसे शाम तक हम लोगों को पता चला कि लास्ट लोकेशन क्या है। फिर हमको बताया गया कि आप लक्सर जाइए, लक्सर की लास्ट लोकेशन है। लक्सर हम लोग आए, फिर यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश की, पूरा दिन निकल गया। शाम को जाके उसकी एफआईआर दर्ज हुई। और पहले जो उनका जो रूम बना हुआ था उससे उनको दूसरी जगह चेंज किया जा रहा है। तो सीसीटीवी काम कर रहे हैं, किंतु अभी पूरे काम नहीं कर रहे हैं। अभी 40 कैमरे वर्किंग में हैं, किंतु उसकी अभी CDR DVR जो रिकॉर्डिंग है वो अभी सेटअप नहीं हो पाई है। तो 24 घंटे से ज्यादा उसकी फुटेज अभी मिलना संभव नहीं है, ऐसा इंजीनियर ने बताया है मुझे अभी बात करने पे। इसके बारे में यही कहूँ। और देहरादून में एसटीएफ उत्तराखंड और थाना बसंत विहार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टेबाजी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के तार दुबई से जुड़े बताए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 3 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन, 22 ATM कार्ड समेत भारी मात्रा में डिजिटल सामग्री बरामद की है। देखिए, जैसा आप सभी को विदित है कि IPL चल रहा है, तो इसके दृष्टिगत कई दिनों से IPL के संबंध में, ऑनलाइन सट्टेबाजी के संबंध में सूचना प्राप्त हो रही थी। कल STF और देहरादून पुलिस, विशेषकर थाना बसंत विहार की पुलिस के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन किया गया। थाना बसंत विहार क्षेत्र में ऋषि विहार कॉलोनी में एक फ्लैट में जब सूचना मिली और इस पर संयुक्त टीम के द्वारा रेड की गई, तो वहाँ पर 5 लोगों को टीम के द्वारा राउंड ऑफ किया गया, उनसे पूछताछ की गई और सारा जो उनका मैकेनिज़्म था, क्या उनका मॉडस ऑपरेंडी था ऑनलाइन सट्टेबाजी का, उसके संबंध में जानकारी की गई। टिहरी के सीमांत गांव गेवाली में गुरुवार देर शाम आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचा दी। आसमानी बिजली की चपेट में आने से 50 से ज्यादा भेड़ बकरियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य पशु अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 2 महिलाओं के झुलसने की भी खबर है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घनसाली SDM मंजू राजपूत ने बताया कि प्रशासन की टीम नुकसान का स्थलीय निरीक्षण कर रही है। देखिए, कल गेवाली गाँव में 5 बजे करीब जो आकाशीय बिजली से 2 महिलाएं हैं जो झुलसी हैं, तो जिनको प्राथमिक उपचार के लिए जो है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वेलेश्वर है वहाँ लाया गया था, उनका उपचार किया गया है। उसके बाद डॉक्टर से मेरे द्वारा भी संपर्क किया गया था,
तो उनके द्वारा बताया गया है अभी उनकी स्थिति वैसे सामान्य है, लेकिन क्योंकि उनमें से एक महिला जो है कि वो प्रेग्नेंट है, तो एहतियातन के तौर पे जो है उसको हायर सेंटर श्रीनगर भेजा गया है। और जो दूसरी महिला थी वो उसी की सिस्टर है जो गर्भवती महिला है, तो उसको भी उसके साथ में भेज दिया गया है ताकि हायर सेंटर में जो है अच्छा से उपचार उनका हो सके। वैसे सामान्य बताया गया है उनका। दूसरा वहाँ पे जो है कि कुछ बकरियों का भी जो है आकाशीय बिजली से जो है कि मरने की सूचना प्राप्त हुई, लेकिन अभी एग्जैक्ट आंकड़े हमारे पास में नहीं आए हैं। इसके लिए टीम आज चली गई है मौके पे, जैसे ही रिपोर्ट आती है तो बता दी जाए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और जाते जाते एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस का। पिथौरागढ़ वासियों को सीएम धामी ने दी सौगात, 45 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कैलाश उत्सव कार्यक्रम में लिया भाग। चंपावत मामले को लेकर बीजेपी करवाएगी कांग्रेस पर एफआईआर, दीप्ति रावत बोली विपक्ष ने की कोशिश बीजेपी की छवि हो खराब। बीजेपी के आरोपों पर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का पलटवार, बोली चंपावत मामले को दबा रही बीजेपी, नाबालिग के पिता से क्यों नहीं करने दी मुलाकात। और टिहरी के गेवाली गांव में दिखा आकाशीय बिजली का प्रकोप, 50 से ज्यादा पशुओं की हुई मौत, 2 महिलाएं भी झुलसी।